मैंने अपने पिछले वीडियो में रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलने वाले इनकम टैक्स एक्ट के कंसेशंस के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूं कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या कंसेशंस मिलती हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के पहले जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अपना संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। मैं 31 वर्ष की सेवा के बाद प्रधान आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैंने अपनी सेवा के साथ आयकर के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और उनके क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों में पिछले 17 साल से प्रशिक्षण देने का काम किया है। मुझे मौका मिला है मालदीव्स इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी की स्टाफ को प्रशिक्षित करने का। मुझे श्रीलंका और बांग्लादेश के रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण देने का मौका भी मिला है। मैंने विभागीय पब्लिकेशंस में अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसके साथ ही मैंने अपने खुद की 2 बुक्स ऑथर की हैं जो आपके सामने है। एक कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे है तो दूसरी ट्रांसफर प्राइसिंग पे है। इतना सा परिचय देने के बाद मैं पर आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको मिलने वाली सुविधाओं को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी यह है कि आपको बेसिक एग्जम्पशंस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या छूट मिलती है। दूसरी श्रेणी है आपको जो टोटल इनकम है उसमें से स्पेसिफिक क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, क्योंकि जो आपको एग्जामिनेशन मिलने वाले हैं उनकी चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में जो मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट पे मिलने वाले कंसेशन के बारे में दिया था उसमें मैंने उनकी चर्चा की थी। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आज जो इनकम है सीनियर सिटीजन की उस पर डिडक्शन के स्पेशल प्रोविजन क्या है, और इसके बाद मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि इन सब चीजों के अलावा इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको और क्या कंसेशंस और सहूलियतें देता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सीनियर सिटीजन कहा किसको जाता है। तो आपको सीनियर सिटीजन कहलाने के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल करना जरूरी होना है। एक तो आप रेजिडेंट हैं उस प्रीवियस ईयर के लिए, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया क्या है उसको मैं आगे आपसे क्लैरिफाई करूंगा। दूसरा, आपको जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले बेनिफिट की बात करना है, उस फाइनेंशियल ईयर के किसी भी दिन में आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाना चाहिए। तीसरा, यदि आप उस वर्ष सीनियर सिटीजन नहीं हुए तो यदि आप इसके पहले ही 60 ईयर्स की उम्र पूरी कर चुके हैं तो भी आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। यहां पर जब मैं बात करूंगा प्रोविजंस की तो बार बार 2 शब्द आएंगे, एक रेजिडेंट इन इंडिया, दूसरा प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट इंडिया को मैं डिस्कस करूंगा आगे आपके सामने, लेकिन प्रीवियस ईयर को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला वित्त वर्ष या पिछला कैलेंडर ईयर कतई नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर जिस साल की आपकी इनकम है, जिस वित्त वर्ष की आपकी इनकम है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे जो खत्म होता है, उस पीरियड को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और उस प्रीवियस ईयर की इनकम का जो असेसमेंट होता है, जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, वो सक्सीडिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होके सक्सीडिंग 31 मार्च को खत्म होता है।
सो प्रीवियस ईयर के बारे में जब भी मैं चर्चा करूंगा तो आपको ये समझना है कि वो पीरियड है, जिस साल के इनकम की आप बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक। तो जब मैंने सीनियर सिटीजन की आपसे बात कही, तो सीनियर सिटीजन आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में किसी भी दिन, या यदि आप उम्र 60 वर्ष हो गई, उस दिन से आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं और आप जो सीनियर सिटीजन को सारे बेनिफिट मिलते हैं उसके हकदार हो जाते हैं। सो यदि आप इवन सेकंड अप्रैल को आप सीनियर सिटीजन हो गए, तो भी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए। आप 31 मार्च को आ गए तो भी आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गए। सो 60 ईयर की उम्र जो हमने अचीव कर ली जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसी वर्ष से आप सीनियर सिटीजन के सारे बेनिफिट जो इनकम टैक्स के अंदर मिलते हैं उसके हकदार हो जाते हैं। मैं अब एक संक्षिप्त सा जानकारी रेजिडेंट इन इंडिया के बारे में देना चाहूंगा कि रेजिडेंट इन इंडिया है क्या चीज, आप कब रेजिडेंट इन इंडिया होते हैं, क्योंकि जो भी प्रोविजन से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सभी रेजिडेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है। सो आप रेजिडेंट इंडिया तब कहे जाते हैं जबकि प्रीवियस ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर की बात कही थी हमसे, उसके अंदर आप एग्रीगेट 182 डेज रहे हैं। यदि आप 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर, तो आप रेजिडेंट कहे जाएंगे। यदि आप उस साल 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं रहे, लेकिन उस साल 60 डेज रहे आप, और पिछले 4 सालों में, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में यदि आप 365 डेज तक इंडिया में रहे, तो भी आप रेजिडेंट कहे जाएंगे। तो रेजिडेंट के लिए इन दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करना जरूरी है। जो लोग विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं या जो इंडियन शिप में क्रू के लिए जाते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके केस में यदि वो 182 डेज और मोर उस प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल में रहे, तो ही उन्हें रेजिडेंट कहा जाएगा। 182 और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रेसिडिंग 4 years। सो जो पहली कंडीशन है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, यदि वो रहे तो रेजिडेंट है ही है। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन ये है कि उनके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि वो 182 डेज उस साल में इंडिया में होना चाहिए, 182 डेज मोर, और 365 डेज पिछले 4 सालों में उनको इंडिया में होना चाहिए, तभी वो लोग रेजिडेंट की श्रेणी में माने जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में क्या कंसेशन मिलता है। तो जैसा आपको सबको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि रेगुलर टैक्स पेयर्स जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो ₹2,50,000 है। सो 2,50,000 से जैसे ही उनकी इनकम ज्यादा होती है, वो उनको टैक्स पेमेंट करने की श्रेणी में आ जाते हैं, और 2,50,000 50,000 से जो भी इनकम ऊपर आती है उनकी, उसके ऊपर उनको टैक्स भरना होता है, जो भी टैक्स रेट अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में यदि आप 60 to 80 ईयर्स के उम्र के हैं, तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स की है वो ₹50,000 ज्यादा है। तो आपको जब तक इनकम 3 लाख रुपीज नहीं है टैक्सेबल इनकम, तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आम रेगुलर टैक्स पेयर के मुकाबले आपकी एग्जम्पशन लिमिट ₹50,000 ज्यादा है, और इसलिए 2,50,000 3 लाख के बीच में जो सीनियर सिटीजन टैक्स कमा रहे होते हैं, उनको 2 लाख दो 2,500 रुपीज तक का बेनिफिट टैक्स में मिल सकता है मैक्सिमम। जो हमारे वेरी सीनियर सिटीजन हैं,
जो 80 इयर्स की एज किसी फाइनेंशियल में अचीव कर लिए, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, तो उस 80 ईयर से अबव के जितने भी हमारे सुपर सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, उनके केस के अंदर एग्जाम्पशन लिमिट जो नॉर्मल टैक्स पेयर से दुगुना है। नॉर्मल टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर का 2,50,000 है, जो वेरी सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपीज है। तो सीधा आपकी एग्जाम्पशन लिमिट डबल है, और इसके कारण आपको 2,50,000 की जो इनकम इनहांस लिमिट जो है आपकी, उसके कारण आपको, यदि आप उस श्रेणी के अंदर आते हैं सीनियर सिटीजन की तरह, तो आपको 12,500 रुपीज तक का बेनिफिट हो सकता है। अब मैं दूसरी श्रेणी की बात करूंगा। मैंने कहा कि ऑलरेडी जो इनकम एग्जम्प्ट है उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं अपने पहले वीडियो के अंदर। अब मैं बात करूंगा डिडक्शंस की, कि आपकी जो ग्रास टोटल इनकम है, यदि मैंने बोला यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, 2,50,000 तक आपकी ग्रास टोटल इनकम है, तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती ही नहीं। मैंने यही बताया कि यदि आप वेरियस सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी इनकम यदि 5 लाख रुपए तक की है, तो भी आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर सीनियर सिटीजन की बढ़ती है, या वेरी सीनियर सिटीजन की 5 लाख से ऊपर बढ़ती है, तो क्या उस केस में आपको कुछ डिडक्शंस उस इनकम से अवेलेबल है, क्योंकि हम डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें से ऐसे कौन से स्पेसिफिक प्रोविजन हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, उनकी मैं चर्चा आप आगे करूंगा। आपने सेक्शन 80C का नाम सुना होगा। सीनियर सिटीजन बनने के पहले आप इन्वेस्टमेंट करते रहे होंगे उसके अंदर, NSC, इंश्योरेंस, आपका फैमिली मेंबर्स का, आपके बच्चों की एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, आपके हाउस बिल्डिंग एडवांस के इंस्टॉलमेंट्स, और ऐसी बहुत सी आइटम्स हैं जो 80C के अंदर इंक्लूडेड है, जो रेगुलर टैक्स पेयर्स को मिलते हैं। उसके साथ आपको वो बेनिफिट से दूर नहीं है। लेकिन इस सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल स्कीम है, जो आपकी जानकारी में होगी जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, कि एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप 15 लाख रुपीज तक डिपॉजिट करते हैं, तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट तो डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्सेबल होता है, लेकिन यदि आप उस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो जो सेक्शन 80C के अंदर आपके टोटल इनकम से डिडक्शन की लिमिट है 1,50,000, जो 80C में आपका डिडक्शन 1,50,000 मिलता है एग्रीगेट, सारे आइटम्स जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर जो उसके अंदर कवर किए गए। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन के अंदर स्कीम के अंदर यदि वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि 15 लाख तक की लिमिट है आपकी, तो यदि 15 लाख ना करके यदि आप 1,50,000 इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 80C का जो डिडक्शन है 1,50,000 का मिल जाएगा। सो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूंगा कि माना कि आप वेरी सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 7,50,000 रुपीज है। आप 6 लाख तक आपकी इनकम 5 लाख तक आपके इनकम एग्जम्प्ट है। नाउ यदि आपकी इनकम 7,50,000 है, सो यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे 7,50,000 में से 1,50,000 रुपीज आपकी इनकम का डिडक्शन हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपीज ही रह जाएगी। तो चलिए, ये एक स्कीम है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके दूसरी स्कीम के रास्ते जो दूसरे रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए खुले हैं, वो आपके लिए भी खुले हुए हैं, क्योंकि आप भी टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन ये स्पेशल है, यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसका भी बेनिफिट होगा। जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ हमारे मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं।
ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमको सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है। वो दो श्रेणियों में बांटा है। एक श्रेणी जो डिडक्शन है वो एसएससी और उसकी फैमिली, मतलब आपको और आपके फैमिली के लिए है। दूसरा डिडक्शन आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पहले कैटेगरी की बात करेंगे। उस कैटेगरी की बात करने के पहले, चूंकि ये डिडक्शन फैमिली के लिए है, तो आप और आपकी फैमिली, तो फैमिली में कौन इंक्लूड होता है उसकी जानकारी भी हमको होना चाहिए। तो फैमिली में आपके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं। इसका मतलब आपकी पत्नी या आपके पति और आपके आश्रित बच्चे, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे वही इस डिडक्शन की श्रेणी में आएंगे। सो यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है और रेगुलर टैक्स पेयर्स, वो आप सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी आपको जो रेगुलर टैक्स पेयर्स के जो रेगुलर एसएससी के जो बेनिफिट आपको मिलते रहते हैं। सो एज ए रेगुलर एसएससी आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के, या आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयों के लिए भी ओपन है, और ऐसी कोई दूसरी स्कीम जो नोटिफाइड है उसके अंदर भी आप यदि पैसा लगाते हैं और आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उन सबको मिलाकर आपको 25,000 रुपीज तक का एग्रीगेट डिडक्शन मिलता है। लेकिन उसके अंदर एक इनर लिमिट फिक्स की हुई है, वो है कि जो जो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हम प्रीवियस कहते हैं, आपके और आपके फैमिली के एक्सपेंडिचर जो डिडक्शन में कवर होंगे या जिनका डिडक्शन लो होगा, वो यदि आपने ज्यादा भी एक्सपेंडिचर किए तो भी 5,000 रुपीज तक ही होगा। इसका मतलब ये है कि 25,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज तक ही आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में खर्च कर सकते हैं। यदि वो आप नहीं करते तो आपका इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और सीजीएचएस में जो भी कंट्रीब्यूट आप करते हैं उसका 25,000 रुपीज तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। आपको पता है सीनियर सिटीजन बनने के बाद, आपको रिटायरमेंट होने के बाद आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, और सीनियर सिटीजन के होने के साथ ही आपको सीजीएचएस की मेंबरशिप यदि आप चाहें तो आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें आपको दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक लाइफ मेंबरशिप का और दूसरा ईयर टू ईयर मेंबरशिप। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाइफ मेंबरशिप आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्वांटम जो सीजीएस के लिए पेमेंट करना होता है वो आपके 25,000 से बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, मैंने बोला जब मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली सीजीएचएस की तो मुझे लगभग 1,70,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ा। लेकिन यदि मैं क्लेम करना चाहूंगा वो डिडक्शन, तो मुझे सिर्फ 25,000 रुपीज तक ही मिलेगा यदि मैंने 5,000 रुपीज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अलग से खर्च नहीं किया है या मैंने इंश्योरेंस के लिए अलग खर्च नहीं किया है। सो इन तीनों में से एक कैटेगरी में 25,000 रुपीज खर्च करेंगे, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, दो कैटेगरीज में, तो आपको 25,000 रुपीज एग्रीगेट आप जितना भी खर्च करिए तीनों हेड्स के अंदर, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, आप खर्च कर सकते हैं डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। दूसरे दो आइटम में भी आप कितना भी खर्च कीजिए लेकिन आप डिडक्शन 25,000 रुपये तक लिमिटेड होगा। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो स्पेसिफिकली आपके और मेरे लिए है। आपके और मेरे लिए मतलब सीनियर सिटीजन के लिए है।
उसके अंदर जब आप खुद भी सीनियर सिटीजन है और आपके फैमिली मेंबर यदि कोई सीनियर सिटीजन है, नॉर्मली एक समय के बाद आपकी वाइफ भी आपके साथ सीनियर सिटीजन हो जाएगी। सो यदि फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उसके ऊपर आप 50,000 रुपीज तक यदि एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इनकम करते हैं 50,000 रुपीज तक, तो वो अलाउबल डिडक्शन है। लेकिन उसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, यदि आपने पहले कैटेगरी में एज ए रेगुलर टैक्स पेयर 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो सेकंड कैटेगरी में सिर्फ 25,000 मिलेगा, क्योंकि आपको दोनों का एग्रीगेट 50,000 रुपीज है। दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी जो सीनियर सिटीजन आपके खुद के लिए और आपकी फैमिली जो सीनियर सिटीजन मेंबर है उसके लिए है, उसके अंदर एक और रेस्ट्रिक्शन है दैट उस 50,000 के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा। सो ये आपको एक डिडक्शन है टिकट टू के अंदर। तो मैंने आपके और आपकी फैमिली के बारे में बात कर दी कि कौन सा डिडक्शन अवेलेबल है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आप टोटल 50,000 रुपीज तक का एक्सपेंडिचर अपने और अपने फैमिली के लिए डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू इनर लिमिट जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फिक्स की गई है उसको आपको पालन करना होगा। अब चलते हैं हम आपके पेरेंट्स के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए भी सेपरेट डिडक्शन का प्रोविजन है। सो यदि आप रेगुलर सीनियर सिटीजन नहीं हुए तो जब हम अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो 25,000 रुपीज तक एक्सपेंडिचर अलाउबल है एज डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर। जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और आप सीनियर सिटीजन टैक्स असेसी हैं डिपार्टमेंट के, सो आप जब मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, उस केस में वो जो 25,000 की लिमिट है वो बढ़कर 50,000 रुपीज तक हो जाती है। लेकिन अगेन आपको एज ए रेगुलर से ये भी ऑप्शन है कि आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप उनकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपीज में फिर से इंक्लूडेड नहीं किया गया। सो आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए जो एक्सपेंडिचर इनका करते हैं वो 50,000 तक रुपीज आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अगेन जो लिमिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, वो पेरेंट्स को एग्रीगेट अमाउंट 5,000 रुपीज तक ही आप एक्सपेंडिचर इनका कर पाएंगे। जब भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन आते हैं तो कुछ कंडीशंस लेके आते हैं, और ये कंडीशंस आपके जो आपके आपकी फैमिली के और आपके पेरेंट्स के ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किए हैं और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन रखा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो आप पैसा खर्च करते हैं, जो 5,000 रुपीज तक आपके और आपकी फैमिली के लिए मिलता है, जो 5,000 तक डिडक्टेबल है आपके पेरेंट्स के लिए, वो एक्सपेंडिचर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एनी मोड में कर सकते हैं, तो कैश भी कर सकते हैं और दूसरे मोड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अदर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो यहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि आप उनका पेमेंट कैश में नहीं करेंगे, उनका पेमेंट आपको अदरवाइज देन कैश करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बैंकिंग चैनल का यूज करना पड़ेगा, आपको चेक से, ड्राफ्ट से या
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, NEFT, RTGS, बहुत सारी फैसिलिटीज आगे हो गई। उन मोड से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो बैंकिंग के थ्रू कोई भी मोड है। यदि आप वो पेमेंट कैश से कर देंगे, तो इवन दो आपने जेन्युइन एक्सपेंडिचर किया है, आपकी हेल्थ पर या आपकी फैमिली की हेल्थ पे या आपके पेरेंट की हेल्थ पर, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग जो एक्सपेंडिचर है, बाकी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेरी सलाह है, और इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन है, ऐसे जो पेमेंट्स हैं अदर देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही करना चाहिए, अदरवाइज आप इस डिडक्शन से वंचित हो जाएंगे। एक और डिडक्शन है, वो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। जो आपके या आपके आप सीनियर सिटीजन है या आपके डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है, उसके लिए अप्लीकेबल है। और ये उन स्पेसिफाइड डिसीज हैं, डिसीज के बीमारियों के लिए मिलता है, जो इनकम टैक्स रूल्स में नोटिफाइड की गई हैं। ये स्पेसिफाइड डिसीजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित है, कैंसर से रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है, किडनी डिसीज से रिलेटेड है, और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो यदि ऐसी कोई, जिनको अपन सीरियस बीमारियां कहते हैं, यदि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को बदकिस्मती से हो जाए, तो उसके लिए भी यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो आपको 1 लाख रुपीज तक का डिडक्शन अलाउबल है। लेकिन वो 1 लाख का जो डिडक्शन है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि यदि आपने 75,000 रुपीज एक्सपेंडिचर किए हैं, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर ₹1 लाख, विच एवर इज लेस। जहां एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात है, वहां पर और भी कंडीशंस हैं कि यदि आपने, जो पेशेंट है उसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, और आपके एक्सपेंसेस को यदि इंश्योरेंस रियम्बर्स कर रहा है, या कभी कभी आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसको रियम्बर्स कर रहा है, तो यदि आपने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनकर किए हैं, उनमें से जो आपको रियम्बर्स इंश्योरेंस के थ्रू हो जाते हैं, या जो आपके एम्प्लॉयर ने रियम्बर्स आपको कर दी है, वो एक्सपेंडिचर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कम हो जाएंगे। यहां पर जो डिडक्शन आपको 1 लाख रुपीज का मिल रहा है इन स्पेसिफिक के लिए, वो जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनको सिर्फ 40,000 रुपीज तक मिलता है। अभी तक हमने बात की जो स्पेसिफिक डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और वो एक्सपेंडिचर मोस्टली हमने देखा कि मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। ना हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम जो इनकम अर्न करते हैं, एक्सेप्ट जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हायर है सीनियर सिटीजन, क्या उसके अलावा किसी और इनकम के ऊपर भी हमको डिडक्शन मिल सकता है? तो इसके लिए, चूंकि सीनियर सिटीजन हैं, अब जैसे रिटायर होते हैं, अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, अकाउंट्स में, सेविंग बैंक अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
उनमें से आपको इंटरेस्ट की आय होती है। सो इस इंटरेस्ट की आय के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको कुछ कंसेशन दी गई है कि यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपीज तक है तो उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कि उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा पूरी इनकम का। 50,000 रुपीज भी डिडक्टेड, डेफिनेटली आपके हायर रेट्स ये होंगे एप्लीकेबल। तो डिफरेंट सिचुएशन, अदरवाइज आपकी इनकम तो डेफिनेटली 50,000 रुपीज जो इंटरेस्ट है ऑन द डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, वो सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर आपकी टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। नाउ ये जो लिमिट है वो रेगुलर और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए सिर्फ 10,000 रुपीज की जो डिडक्शन है, लेकिन सीनियर सिटीजन को हाई 50,000 तक का डिडक्शन अवेलेबल है। सो ये इनकम पे आपको छूट है, डिडक्शन है। इसके अलावा भी आपको सीनियर सिटीजन होने के कारण कुछ और भी कंसेशंस या रिलैक्सेशंस दी गई हैं। मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आपको पता है कि नॉर्मल जो रेगुलर जो हमारा एसएससी होता है, यदि उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर की 10,000 से ज्यादा होती है तो उसको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। एडवांस टैक्स मीन्स ये टैक्स आपको जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम की अर्न की है उसी साल में टैक्स भरना पड़ता है, जबकि इसका असेसमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। नाउ सो आपने देखा कि वहां पर 10,000 रुपये ज्यादा होने पर उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। और एडवांस टैक्स की एक और कंडीशन है कि वो 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है, जो परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट आपके एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी के उसके हिसाब से। वो डेट्स हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। जो टैक्स पेयर एडवांस टैक्स नहीं भरता है या भरता है लेकिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जो परसेंटेज फिक्स हुआ है उससे कम भरता है, उसके अनुसार नहीं भरता है, तो एडवांस टैक्स नहीं भरने पर उसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 बी में ब्याज देना पड़ता। और यदि एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो भी उसको 234C के अंदर ब्याज देना होता है। लेकिन हम सीनियर सिटीजन लकी हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन दैट हम रेजिडेंट हैं, इंडिया के अंदर है। हमारे इनकम के अंदर कोई भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है। यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो फिर आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, आपको एडवांस टैक्स से मुक्ति नहीं मिलेगी। सो आप रेजिडेंट इन इंडिया है, आप सीनियर सिटीजन तो मैं बोल रहा हूँ अपन है 60 ईयर से ऊपर हो चुके, तो उस केस में और बिजनेस और प्रोफेशन आपको कोई इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप जब रिटर्न भरेंगे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं, जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी बची हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको मुक्ति मिल जाएगी किस चीज से? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 34C से। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और यदि कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स भरना नहीं भूलना चाहिए, और वो जो इंस्टॉलमेंट फिक्स है उसके अनुसार ही भरना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू पे 234B एंड 234C इंटरेस्ट। आपने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का नाम सुना होगा।
आप बैंक में डिपॉजिट किए वैसे ही वो आपसे परमानेंट अकाउंट में मांगते हैं। और उसके बाद यदि आपकी इनकम इंटरेस्ट या अदर हेड्स में जहाँ जहाँ सबकी इनकम होती है, सैलरी में आपका टीडीएस होता है, आपने कोई कमीशन लिया तो उसमें टीडीएस होता है, सब्जेक्ट टीडीएस होता है। सो यहाँ पर आपको एक स्पेशल कंसेशन जो दिया गया है सीनियर सिटीजन को, वो दिया गया है कि आपको, मैंने बोला था 50,000 रुपीज तक जब आप इंटरेस्ट डिपॉजिट्स अर्न करते हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो वो डिडक्टिबल है आपकी टोटल इनकम से। उसी के पैरेलल सेक्शन 194A में प्रोविजन किया गया है कि यदि आपको 50,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट का पेमेंट है, तो कोई भी बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस उससे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं करेगा, जो नॉर्मली 10% ऑफ इंटरेस्ट इनकम होता है। सो यदि आपकी 50,000 इंटरेस्ट इनकम है तो बैंक आपका टैक्स डिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये 50,000 रुपीज कैसे कैलकुलेट होगा? क्या ब्रांच वाइज होगा या पूरे बैंक के डिपॉजिट आपके देखे जाएंगे इंटरेस्ट? तो जो बैंक कोर बैंकिंग फैसिलिटी जिन बैंक के पास है, इसका मतलब जो बैंक ब्रांचेस, हर जिस बैंक की हर ब्रांच ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में जो 50,000 की लिमिट है वो सारे बैंक अकाउंट जो उस बैंक के अंदर है उसको कंसिडर करके डिसाइड किया जाएगा आपका टैक्स डिडक्शन होगा होगा या नहीं। जिन बैंक्स के पास या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस पास फैसिलिटीज नहीं है, कोर बैंकिंग नहीं है, वो इंडिविजुअल ब्रांच वाइज आपका बैंक को देंगे और 50,000 तक पर आपका टीडीएस। आप ये डिक्लेरेशन भरते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो आपकी सीनियर सिटीजन की 2 लाख 3 लाख है और वेरी सीनियर सिटीजन की 5 लाख है। तो यदि एक फॉर्म है 15H प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसके अंदर यदि आप डिक्लेरेशन फिलअप कर देते हैं कि आपकी टैक्सेबल, आपकी जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है या कोई भी दूसरी इनकम, ये इंटरेस्ट के बारे में नहीं है, जिसपे टीडीएस होना है, यदि आप ये डिक्लेरेशन वहां पर फाइल कर देते हैं कि इस इनकम को इंक्लूड करने के साथ बाद भी मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती, आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे जो टैक्स पेएबल है वो नील है, तो ऐसे केस में जो जहां से आपकी इनकम आ रही है डिडक्टर, वो आपके केस में टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। इससे आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम भर के रिफंड क्लेम करने की जो एक्स्ट्रा वर्क है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यदि आपको जो भी इनकम आपकी आ रही है जिस टीडीएस होने वाला है, यदि उसको मिलाकर आपकी टोटल इनकम आपकी, यदि आप, मैंने बताया सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और यदि वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मेरा जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उसके ऊपर मेरा टैक्स नील होगा, देन उस केस में आपका टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। आपको एक और फैसिलिटीज दी गई है। वैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट नाउ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे जोर देता है, और ई फाइलिंग रिटर्न बहुत आसान भी है, 24/7 आप कहीं से भी बैठ के किसी भी समय अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, नॉट 60 ईयर्स सीनियर सिटीजन, जो वेरी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 80 ईयर से ज्यादा हुई है, उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपना जो रिटर्न है फिजिकली भी फाइल कर सकते हैं,
लेकिन ये रिटर्न फिजिकल फाइलिंग की रिटर्न की फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगी जिनके जिनके ऊपर ITR 1 एप्लीकेबल है। इसका मतलब उनके केस में सिर्फ पेंशन और सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की उनकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज इनकम है। तो सारे सीनियर सिटीजन नंबर को फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ वेरी सीनियर सिटीजन जिनके ऊपर 80 साल से हो गई है उनको ऑप्शन है कि वो ई फाइलिंग करें या फिजिकली फाइल करें, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी इनकम बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है, या आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या आप कैपिटल गेन से इनकम कर रहे हैं, तो आप इस फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये फैसिलिटी सिर्फ पेंशन इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम का उसी के लिए एप्लीकेबल है। सो मैंने आपको सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है कि आप इससे बेनिफिट हुए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे अगले वीडियोस का इंतजार करिएगा जो कि विभिन्न विषयों पर आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।